क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 301। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, विच एक्सप्लेनेशन इज मोस्ट एक्यूरेट व्हेन द नर्स टीचेस अ क्लाइंट अबाउट इंटूससेप्शन ऑफ द बाउल। इंटूससेप्शन ऑफ द बाउल से आप क्या समझते हैं, नर्स पेशेंट को क्या बताएगी। बच्चे, जब बाउल का एक हिस्सा बाउल के दूसरे हिस्से के अंदर इस तरीके से घुस जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इंटूससेप्शन। ठीक है, इस तरीके से। और इंटूससेप्शन में एक क्वेश्चन हमेशा आता है, करंट जेली लाइक स्टूल देखने को मिलता है, ये क्वेश्चन याद रखना। और इंटूससेप्शन का डायग्राम देखिए, ये जो इमेज है इसे कहते हैं इंटूससेप्शन। एक हिस्सा दूसरे हिस्से के अंदर घुसा हुआ है, ये देखिए, ये सारे इंटूससेप्शन के एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इंटूससेप्शन क्या है, टेलीस्कोपिंग ऑफ प्रॉक्सिमल लूप ऑफ बॉल इनटू डिस्टल लूप। प्रॉक्सिमल लूप का डिस्टल लूप के अंदर क्या हो जाना, वापस घुस जाना, उसी को हम क्या कहते हैं, इंटूससेप्शन। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 302। व्हाट शुड द नर्स डू व्हेन केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद इलियोस्टोमी। अगर किसी व्यक्ति को जिसको इलियोस्टोमी है उसको केयर दे रहे हैं तो नर्स को क्या करना है। मेरी बात ध्यान से समझिए, एक बार देख लीजिए कैसे इलियोस्टोमी होता है। तो ये देखिए, ये इलियोस्टोमी, यहाँ पर एक स्टोमा बनाया हुआ है, और अगर आपको डायग्राम्स देखने तो आप देख सकते हैं स्टोमा इस तरीके से बनता है, तो इसे कहते हैं इलियोस्टोमी, इस तरीके से, है ना। इससे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि नर्स क्या करेगी अगर वो इलियोस्टोमी केयर कर रही है। तो एक बात याद रखें, जिस भी व्यक्ति का इलियोस्टोमी बना हुआ है ना, स्टोमा बना हुआ है, उसको बोलना है कि आपने स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि स्ट्रेस, अगर वो स्ट्रेस लेगा तो उसके जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है गट की, वो बढ़ जाएगी, पेरिस्टाल्सिस बढ़ जाएगी। और अगर पेरिस्टाल्सिस बढ़ गई तो उस व्यक्ति का ड्रेनेज बढ़ जाएगा, जो ड्रेनेज निकल रहा है इलियोस्टोमी से वो बढ़ जाएगा। इसीलिए उसे कहेंगे कि स्ट्रेस नहीं लेंगे। तो इसका तो सीधा सा आंसर होगा कि व्यक्ति के एंटिसिपेट करें एनी इमोशनल स्ट्रेस दैट कैन इंक्रीज इंटेस्टिनल पेरिस्टाल्सिस। स्ट्रेस लेने से मना करेंगे, एंटिसिपेट करेंगे ताकि ड्रेनेज ना बढ़ जाए कहीं। और इलियोस्टोमी में क्या ध्यान रखना आपको, इलियोस्टोमी में क्वेश्चन पूछेगा कैसा खाना खिलाना है, तो हमेशा रेगुलर डाइट, जो नॉर्मल डाइट होती है वो व्यक्ति को खिलाते हैं। इसमें जो स्टूल होता है वो लिक्विड फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये जो इलियोस्टोमी होता है, जब आप इलियोस्टोमी बनाओगे, है ना, तो 24 घंटे इसको लगेंगे स्टार्ट होने में, 24 आवर इसको लगेंगे स्टार्ट होने में। तो ये बात, तीन बातें ध्यान रखना, रेगुलर डाइट देना, लिक्विड फॉर्म में आता है, 24 आवर्स एटलीस्ट लगते हैं पेरिस्टाल्टिक के स्टार्ट होने में, और उसको स्ट्रेस लेने से मना करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 303। ये क्या कह रहा है, अ क्लाइंट हैड पार्ट ऑफ इलियम सर्जिकली रिमूव्ड। एक व्यक्ति के इलियम को सर्जिकली रिमूव किया गया है। वाई इट इज़ नेसेसरी फॉर द नर्स टू मॉनिटर द क्लाइंट क्लिनिकल इंडिकेटर ऑफ एनीमिया। अगर किसी का इलियम को हटा दिया गया है तो उसको एनीमिया होने का खतरा क्यों है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो याद रखें बच्चे, इलियम में क्या एब्जॉर्ब होता है, विटामिन B12 एब्जॉर्ब होता है इलियम में। ये क्वेश्चन कई बार डायरेक्टली भी पूछा गया है। तो अगर किसी का इलियम आप हटा देंगे तो क्या विटामिन B12 एब्जॉर्ब होगा, नहीं। और अगर विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा तो पेशेंट को क्या हो जाएगा, एनीमिया। इसलिए याद रखें, अगर उसका सर्जिकली इलियम हटा दिया गया है तो एनीमिया क्यों होगा, क्योंकि जो हिमेटोपोइटिक फैक्टर है वो एब्जॉर्ब्ड होता है इलियम में। ठीक है, यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, एक तो एक्सटेंसिव फैक्टर होता है विटामिन B12, इंट्रिंसिक फैक्टर होता है जो पैराइटल सेल्स निकालते हैं, हिमेटोपोइटिक फैक्टर। सिर्फ इतना याद रखना, हिमेटोपोइटिक फैक्टर होते हैं वो इलियम में एब्जॉर्ब होते हैं, और उन्हीं की हिमेटोपोइटिक फैक्टर की वजह से, यहाँ पर लिख देता हूँ हिमेटोपोइटिक फैक्टर, और उन्हीं हिमेटोपोइटिक फैक्टर की वजह से हमारे क्या एब्जॉर्ब होता है, विटामिन B12। तो अगर B12, अगर इलियम हटा दोगे तो B12 हिमेटोपोइटिक फैक्टर एब्जॉर्ब नहीं होगा, और वो नहीं होगा तो विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा, पेशेंट को एनीमिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 304। एन एक्टिव अडोलसेंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल फॉर द सर्जरी ऑफ इलियोस्टोमी। उसकी इलियोस्टोमी के लिए सर्जरी होनी है। ठीक है, वैन प्लानिंग टीचिंग सेशन अबाउट सेल्फ केयर द नर्स इंक्लूड स्पोर्ट्स दैट शुड बी अवॉइडेड बाय क्लाइंट विद इलियोस्टोमी। एक व्यक्ति जिसमें इलियोस्टोमी बना हुआ है उसको कौन से स्पोर्ट्स के गेम नहीं खेलने चाहिए, विच शुड बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ स्पोर्ट्स टू बी अवॉइडेड। कौन से स्पोर्ट्स को अवॉइड करना चाहिए।
तो याद रखना बच्चे, इलियोस्टोमी वाले व्यक्ति को ऐसे स्पोर्ट्स नहीं खेलने हैं जिन्हें हम कहते हैं कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स, जिनमें ज़्यादा कांटेक्ट होता है, रिस्क, ट्रॉमा का रिस्क ज़्यादा होता है, उनको नहीं खेलते। ठीक है, जिनमें ट्रॉमा का रिस्क, चोट लगने का खतरा ज़्यादा है, उन स्पोर्ट्स को नहीं खेलते, जिन्हें कांटेक्ट स्पोर्ट्स कहा जाता है, जिनमें प्लेयर्स आपस में कांटेक्ट करते हैं, जैसे फुटबॉल, जैसे आइस हॉकी। तो आइस हॉकी मना करेंगे, फुटबॉल मना करेंगे, क्योंकि इंजरी का, ट्रॉमा का रिस्क है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स खेलने से मरीज को मना करेंगे जिसकी इलियोस्टोमी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 305, ये क्या कह रहा है? अ क्लाइंट इज शेड्यूल्ड फॉर कोलोनोस्कोपी। एक व्यक्ति की कोलोनोस्कोपी की जानी है, कोलोन को विजुअलाइज कर रहे हैं। एंड द हेल्थ केयर ऑर्डर अ टैप वाटर एनीमा। अब उस व्यक्ति को टैप वाटर एनीमा देना है। इन विच पोजिशन शुड द नर्स प्लेस द क्लाइंट ड्यूरिंग द एनीमा। एनीमा के दौरान व्यक्ति को कौन सा पोजीशन दिया जाता है? काफ़ी बार डायरेक्टली टारगेट हाई वगैरह में पूछा जाता है। लेफ्ट सिम्स पोजीशन, लेफ्ट साइड लेटरल पोजीशन दिया जाता है अगर किसी भी मरीज को एनीमा देना हो तो। इमेज देख लीजिए, यहाँ पर देखिए, इसे कहते हैं सिम्स पोजीशन। ठीक है, सिम्स पोजीशन। तो इस तरीके की पोजीशन हम पेशेंट को दे देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 306, अ नर्स इज एजुकेटिंग अ क्लाइंट विद कोलोस्टोमी ऑफ द असेंडिंग कोलोन। कोलोस्टोमी की गई है असेंडिंग कोलोन में। अबाउट कोलोस्टोमी एप्लियंस, जो कोलोस्टोमी बैग लगता है उसके बारे में नर्स उसे बता रही है। विच इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स प्रोवाइड टू हेल्प प्रिवेंट लीकेज ऑफ स्टूल फ्रॉम द एप्लीकेंस। क्या नर्स उसे बताएगी जिससे जो स्टूल लीकेज है उससे मरीज को प्रिवेंट किया जा सके। याद रखना बच्चे, जो बैग होता है ना, वो इस तरीके का बैग होता है कोलोस्टोमी बैग। उसमें 3 भाग होते हैं, 1, 2 और 3। और 3 भाग यहाँ पर से मान लीजिए इस बैग को भरना है। जब इसका सिंगल पार्ट भी भर जाए ना, ध्यान से देखिए, जब एक हिस्सा भर जाए ना, यानी कितना भर जाए 1/3, कितना भर जाए 1/3 भी जब भर जाए ना, तो ही हम इसको बोलते हैं कि आपको इसको क्या करना है, या फिर इसके हाफ तक भी आप ले सकते हैं, या तो आधा या 1/3 अगर ये भर जाए तो हमें इसको एम्प्टी करना होता है। अगर आप पूरे यहाँ तक वेट करते रह गए भरने का तो समझ जाना इसका वेट ज़्यादा हो जाएगा स्टूल की वजह से, और फिर ये डिटैच हो सकता है अपने स्टोमा से। इसीलिए हमेशा इस कोलोस्टोमी बैग को 1/3 जब ये भरे तो इसको क्या कर देना होता है, एम्प्टी। तो नर्स उसको क्या बताएगी लीकेज से प्रिवेंट करने के लिए कि एम्प्टी कर दो एप्लियंस को या बैग को जब वो अप्रॉक्सीमेटली 1/2 फुल हो जाए। 1/2 फिल होते ही उस एप्लियंस को क्या कर दो, खाली कर दो। ठीक है, इमेज देख लीजिए। तो ये बैग है, यहाँ पर देखिए आइडियल टाइम कहाँ पर लिखा हुआ, आइडियल टाइम टू एंट्री कहाँ पर लिखा हुआ, ये 1/3। जब इतना भर जाएगा आगे का पोर्शन 1/3, 3 हिस्से में से एक हिस्सा भी भर जाएगा तो आइडियल टाइम होता है एम्प्टी करने का। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 307, अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद न्यू कोलोस्टोमी। एक व्यक्ति में न्यू कोलोस्टोमी बनी है, नर्स उसको केयर कर रही है। विच क्लाइंट आउटकम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द अचीवमेंट ऑफ लॉन्ग रेंज गोल्स एसोसिएटेड विद एडजस्टमेंट टू न्यू कोलोस्टोमी। अगर कभी भी किसी व्यक्ति की नई कोलोस्टोमी बनी हुई है ना, और नर्स से पूछा जा रहा है कि नर्स किस चीज़ के लिए देखेगी, तो एक चीज़ याद रखना बच्चे, रेडीनेस टू एक्सेप्ट एन ऑल्टर्ड बॉडी फंक्शन। याद रखना, जब नई कोलोस्टोमी बनता है, कोलोस्टोमी बैग के साथ व्यक्ति रहता है तो उसको अल्टर्ड बॉडी इमेज भी होती है। अल्टर्ड बॉडी इमेज, उसे लगता है कि अब मैं कैसा लगूंगा, कहीं स्मेल तो नहीं आएगी, है ना, और मेरा अपीयरेंस कैसा होगा। तो याद रखना, क्योंकि कोलोस्टोमी हुई है, अल्टर्ड बॉडी इमेज एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसलिए नर्स को हमेशा इसके लिए देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पेशेंट को अपनी इमेज के प्रति कुछ नेगेटिव फील आ रहा है। ठीक है, इसीलिए पेशेंट को देखने की क्या वो रेडी है टू एक्सेप्ट एन ऑल्टर्ड बॉडी फंक्शन, ऑल्टर्ड बॉडी फंक्शन के लिए रेडी है क्या, या फिर ऑल्टर्ड बॉडी इमेज के लिए पेशेंट रेडी है या नहीं, ये चीज़ के लिए देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 308 इंपॉर्टेंट है, पहले भी कई बार एग्जाम्स में आ चुका है, इसीलिए ध्यान रखिएगा। ये कह रहे हैं न्यूमाइसिन एक व्यक्ति को प्रिस्क्राइब किया गया है प्री ऑपरेटिवली। ठीक है, ऑपरेशन से पहले एक व्यक्ति को न्यूमाइसिन दिया जा रहा है।
फॉर अ क्लाइंट विद डायग्नोसिस ऑफ कैंसर ऑफ कोलोन, जिसको कैंसर ऑफ कोलोन है उसको ऑपरेशन से पहले नियोमाइसिन दिया जा रहा है। तो क्लाइंट नर्स से पूछ रहा है, द क्लाइंट आस्क वाई नियोमाइसिन इज बीइंग गिवन, कि मुझे नियोमाइसिन क्यों दिया जा रहा है। विच इज़ द बेस्ट रिस्पॉन्स बाय द नर्स, सबसे अच्छा रिस्पॉन्स क्या होगा कि क्यों नियोमाइसिन दिया जाता है। याद रखना नियोमाइसिन क्या करता है, जो बाउल के अंदर बैक्टीरिया है ना, ठीक है, उनको किल कर देता है। उसके बाद हम ऑपरेशन करेंगे पेशेंट का, तो ऑपरेशन के बाद किसका रिस्क, इन्फेक्शन का रिस्क ऑपरेशन के बाद कम होता है, क्योंकि हमने पहले ही उन बैक्टीरिया को किल कर दिया है जो गट में थे। ठीक है, तो आंसर जाएगा इट विल किल द बैक्टीरिया इन योर बाउल। ये आपके बाउल में मौजूद बैक्टीरिया को क्या कर देगा, किल कर देगा और डिक्रीज कर देगा रिस्क कि आपको इन्फेक्शन हो आफ्टर सर्जरी। सर्जरी के बाद आपका जो इन्फेक्शन है उसका खतरा कम कर देगा, और ये आपके ऑपरेशन से पहले ही आपके बाउल में जो भी बैक्टीरिया है उनको किल कर देगा। इसीलिए क्या दिया जाता है, नियोमाइसिन। ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो नियोमाइसिन देंगे व्यक्ति को। समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 309, ये कह रहा है क्लाइंट हैड कोलोन रिसेक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ कोलोस्टमी 2 days ago। 2 दिन पहले व्यक्ति के कोलोस्टमी बनाई गई थी। व्हाट कलर डज द नर्स एक्सपेक्ट द स्टोमा टू बी व्हेन असेसिंग द वायबिलिटी। याद रखना बच्चे, नॉर्मल स्टोमा का कलर पूछ रहा है हमसे। मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है नॉर्मल स्टोमा का कलर, जो आपको ब्राइट रेड या ब्रिक रेड हम इसको कहते हैं, इस तरीके का देखने को मिलेगा स्टोमा, है ना, ब्रिक रेड कलर का देखने को मिलेगा। चलिए, अगर बच्चे ये ब्रिक रेड की जगह ब्लैक कलर का देखने को मिल रहा है तो हम समझ जाएंगे कि इसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है। ये ध्यान रखिएगा बस। तो यहाँ पर बताइए उसका कोलोस्टमी बना हुआ है, तो 2 दिन के बाद उसके स्टोमा का कलर क्या होगा, सीधा आंसर जाएगा ब्रिक रेड। ठीक है, रेड कलर नॉर्मल कलर होता है स्टोमा का। अगर कहीं पे डार्क पर्पल लिखा हुआ आ रहा है, समझ जाओ ब्लड जो उसको सप्लाई मिल रही है वो क्या है, कॉम्प्रोमाइज़ है। ये क्वेश्चन भी आता है, तो ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ होना बताता है। डार्क पर्पल कलर का अगर आपका स्टोमा है और अगर ब्रिक रेड कलर का है तो हम उसे क्या कहेंगे कि नॉर्मली जो स्टोमा होता है वो ब्रिक रेड कलर का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 310, अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट हु इज रिसीविंग TPN। एक व्यक्ति को टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन दिया गया है आफ्टर एक्सटेंसिव कोलोन सर्जरी। द नर्स कंक्लूड दैट द क्लाइंट अंडरस्टैंड टीचिंग अबाउट द पर्पस ऑफ TPN व्हेन क्लाइंट स्टेट। TPN कब दिया जाता है, मेरी बात सुनिए। TPN तब दिया जाता है जब व्यक्ति GI से नॉर्मली ओरल फीड ना ले पाए, उस समय पर व्यक्ति को TPN दिया जाता है। तो उत्तर करेक्ट होगा, प्रोवाइड टोटल न्यूट्रिशन व्हेन GI फंक्शन इज क्वेश्चनेबल। जब व्यक्ति का GI फंक्शन काम नहीं कर रहा होता है उस समय पर उसको टोटल न्यूट्रिशन देने का काम करता है TPN। TPN से बनने वाले क्वेश्चन, जब भी व्यक्ति को TPN देखो, दो उसका वेट देखो। जब भी TPN दो, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के लिए देखो, कहीं इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ना हो जाए। जब भी TPN दो, और एक तो वेट मैंने आपको बताया था, एक इलेक्ट्रोलाइट बताया था। अगर उसमें फैट ग्लोब्यूल्स नज़र आ रहे हैं TPN में तो उसको यूज़ नहीं करो, हमेशा सेंट्रल वेन से दो। अच्छा, हमेशा पेशेंट का शुगर चेक करो, किसके लिए, क्योंकि मरीज को हो सकता है हाइपरग्लाइसीमिया। ये सारे क्वेश्चन TPN से बनते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया, सेंट्रल वेन, फैट ग्लोब्यूल है तो नहीं देंगे। इलेक्ट्रोलाइट, वेट के लिए चेक करेंगे। TPN है सेंट्रल वेन में देते हैं हमेशा, क्योंकि वहाँ ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है, डाइल्यूट हो जाता है कंसनट्रेटेड फूड। तो ये सारे क्वेश्चन TPN से बनते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 311। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। बस इतनी सी बात है कि क्रॉन्स डिजीज़ वाला व्यक्ति है उसको स्ट्रेस नहीं लेने देंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा वो स्ट्रेस लेगा उतना ज़्यादा पेरिस्टल्टिक इंक्रीज़ होगा। जितना ज़्यादा पेरिस्टल्सिस इंक्रीज़ होगा उतना ज़्यादा ड्रेनेज इंक्रीज़ होगा। ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सार यही है, आप पढ़ लीजिएगा। इतना इंपॉर्टेंट एज सच नहीं है, ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बस आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 312 देखते हैं इसमें हमें क्या पूछ रहा है। अ नर्स इज असेसिंग 2 क्लाइंट। नर्स 2 क्लाइंट को असेस कर रही है, एक को अल्सरेटिव कोलाइटिस है और एक को क्रॉन्स डिजीज़ है। दोनों ही इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ के अंदर आते हैं बच्चे, अल्सरेटिव कोलाइटिस भी और क्रॉन्स डिजीज़ भी। विच इज़ मोर लाइकली टू बी आइडेंटिफाइड इन द क्लाइंट विद अल्सरेटिव कोलाइटिस देन द क्लाइंट विद क्रॉन्स डिजीज़।
तो ये कह रहा है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले व्यक्ति में आपको क्या नज़र आएगा, जो क्रॉन्स डिजीज़ वाले व्यक्ति में आपको नज़र नहीं आएगा। याद रखना बच्चे, अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले में क्या होता है, जो इन्वॉल्वमेंट होगा ना, जो इन्वॉल्वमेंट होगा वो पूरा का पूरा होगा। यानी कि अल्सरेटिव कोलाइटिस वाला सिग्मोइड कोलन से अल्सरेटिव कोलाइटिस होना स्टार्ट करता है और कंटिन्यूअस फैशन में ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है, पूरा पेशेंट को अल्सरेटिव कोलाइटिस होता रहेगा। लेकिन क्रॉन्स डिजीज़ में ऐसा नहीं होता। क्रॉन्स डिजीज़ में मान लीजिए कि ये लार्ज इंटेस्टाइन है, तो कहीं कहीं पर, चलिए, अल्सरेटिव कोलाइटिस हमेशा बच्चे कैसा होता है, कंटिन्यूअस फैशन में होता है, कंटिन्यूअस फैशन में होता है, ठीक है, पूरे इंटेस्टाइन को इन्वॉल्व करेगा। जबकि क्रॉन्स डिजीज़ सिर्फ एक छोटे से पार्ट को इफ़ेक्ट करता है। और क्वेश्चन आता है कि क्रॉन्स डिजीज़ कहाँ पर देखा जाता है, इलियम में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो मैं आपको इमेज दिखाता हूँ, ये इमेज देखिए, इसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस देखिए सिग्मोइड कोलन से स्टार्ट होकर और कंटिन्यूअस फैशन में है, जबकि क्रॉन्स डिजीज़ सिर्फ किसी किसी पार्ट में होता है और सबसे ज़्यादा इलियम में देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए, कंटिन्यूअस जो नज़र आएगा वो अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, किसी किसी पार्ट में जो हो वो क्रॉन्स डिजीज़ होता है, ठीक है। और क्रॉन्स डिजीज़ में इसमें भी आप देख सकते हैं, ठीक है, कंटिन्यूअस अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज़ किसी किसी पार्ट में, और क्रॉन्स डिजीज़ सबसे ज़्यादा इलियम में। तो अगर क्वेश्चन में इसमें पूछा गया है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस क्रॉन्स डिजीज़ से कैसे अलग है, तो हम आंसर क्या बताएंगे, इन्वॉल्वमेंट जो अल्सरेटिव कोलाइटिस का होता है वो स्टार्ट होता है डिस्टली, यहाँ से, विद रेक्टल ब्लीडिंग दैट स्प्रेड कंटिन्यूसली, वो कंटिन्यूसली स्प्रेड करता है, ठीक है, अप द कोलन, ऊपर की तरफ कंटिन्यूस फैशन में जो स्प्रेड करता है वो होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस। जबकि सिर्फ किसी किसी हिस्से को करना क्या होता है, क्रॉन्स डिजीज़। दोनों ही इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 313। अ क्लाइंट विद अल्सरेटिव कोलाइटिस हैज़ एक्सपीरियंस्ड फ्रीक्वेंट सीवियर एक्सर्वेशन ओवर द पास्ट। एक व्यक्ति जिसे अल्सरेटिव कोलाइटिस है उसके सिम्टम्स अब बढ़ते जा रहे हैं। द क्लाइंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है विद इंटेंस पेन, डायरिया, कैकिक्सिया। विच थेरेपेटिक कोर्स शुड द नर्स एक्सपेक्ट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू एक्सप्लोर विद द क्लाइंट। एक व्यक्ति जिसे सालों से दवाइयाँ चल रही है अल्सरेटिव कोलाइटिस की, उसको अभी भी इंटेंस पेन हो रहा है, डायरिया हो रहा है, काफ़ी वीक हो चुका है और उसको लगातार पास्ट में सिम्टम आ रहे हैं। तो बच्चे मेरी बात सुनो, जब मेडिकल मैनेजमेंट फेल हो जाता है अल्सरेटिव कोलाइटिस को ट्रीट करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, उसके बाद सर्जिकली हम क्या करते हैं, हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, कोलेक्टमी, यानी कि कोलोन को ही रिमूव कर दो, ठीक है। और इसीलिए इसका सही आंसर जाएगा सर्जिकल थेरेपी के लिए जाएंगे, कोलेक्टमी के लिए जाएंगे, क्योंकि मेडिकल मैनेजमेंट फेल हो गया है, उससे पेशेंट को कोई राहत नहीं मिल रही है, तो अब हम कोलोनेक्टमी की तरफ मूव करते हैं। तो यही इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 314। अ नर्स इज टीचिंग अ क्लाइंट हु हैज़ फुल टाइम जॉब। एक व्यक्ति के फुल टाइम जॉब पे हाउ टू केयर फॉर न्यू कोलोस्टोमी, नई कोलोस्टोमी की कैसे केयर करें। विच टाइम शुड द नर्स सजेस्ट शेड्यूलिंग द बेस्ट टाइम फॉर कोलोस्टोमी इरीगेशन। जब भी किसी व्यक्ति को कोलोस्टोमी इरीगेशन करना होता है, सबसे अच्छा टाइम क्या होता है, याद रखना, आधा घंटा, खाने के आधे घंटे के बाद, खाने के आधे घंटे के बाद हमें हमेशा करना होता है कोलोस्टोमी इरीगेशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर क्या जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली हाफ आवर आफ्टर ब्रेकफास्ट, क्योंकि इस समय पर मौजूद होता है गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स। इसका फ़ायदा उठाकर हम कोलोस्टोमी इरीगेशन कर सकते हैं। तो बेहतर होता है खाना खाने के आधे घंटे के बाद आप हमेशा क्या करो, कोलोस्टोमी इरीगेशन करो। क्वेश्चन नंबर 315 ये कह रहा है, अ नर्स इज टीचिंग अ क्लाइंट विद अ परमानेंट कोलोस्टोमी। एक व्यक्ति की परमानेंट कोलोस्टोमी लगी हुई है, नर्स उसको बता रही है चीज़ें अबाउट सेल्फ केयर इन प्रिपरेशन फॉर डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने के बाद कैसे सेल्फ केयर करना है। विच इंटरवेंशन शुड द नर्स डिस्कस विद द क्लाइंट। क्या करने को नर्स क्लाइंट को बोलेगी। तो मेरी बात ध्यान रखिएगा, किसी को भी परमानेंट कोलोस्टोमी लगी हुई है, जो स्टोमा होता है ना बच्चे, उसको बीच बीच में आपको पेशेंट को बताना है कि एक मतलब ग्लव्ड फिंगर की मदद से बीच बीच में उस स्टोमा के अंदर आपको ग्लव्ड फिंगर डालना है, ताकि वहाँ पर स्ट्रिक्चर्स ना डेवलप हो जाए। इसलिए बीच बीच में उस स्टोमा को आपको ओपन करते रहना है ग्लव्ड फिंगर डाल के, ठीक है। तो यही आंसर होगा, आंसर नंबर 3, डायलेटिंग द स्टोमा पीरियडिकली। बीच बीच में ग्लव्ड फिंगर, एक हाथ में ग्लव्स पहनकर 2 उंगलियों को उसके अंदर डाल के रोटेट करें, ताकि वहाँ पर स्ट्रिक्चर्स ना डेवलप हो जाए। तो याद रखिए, कोलोस्टोमी के बाद
आप पीरियडिकली उसको क्या करते हो, डायलेट करते रहते हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 316 नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 316, अ क्लाइंट विथ कैंसर ऑफ कोलन, व्यक्ति को कोलन कैंसर है, हैड सर्जरी फॉर रीसेक्शन ऑफ द ट्यूमर, रिसेक्शन ऑफ ट्यूमर के लिए उसे सर्जरी की गई है, एंड क्रिएशन ऑफ कोलेस्टोमी, और उस व्यक्ति की कोलेस्टोमी की गई है। ड्यूरिंग 6 वीक पोस्ट ऑपरेटिव चेकअप द नर्स टीचर्स द क्लाइंट अबाउट न्यूट्रिशन, द नर्स इवेलुएट दैट लर्निंग हैज़ टेकन प्लेस व्हेन द क्लाइंट स्टेट आई वुड फॉलो एज, यानी कि नर्स ने उसे क्या बताया होगा कि कोलेस्टोमी के बाद आपको कैसी डाइट लेनी है। तो क्या पढ़ के नर्स समझ जाएगी कि पेशेंट को बिल्कुल सही पता है। तो याद रखना, कोलेस्टोमी के बाद आपको एज़ क्लोज टू यूजुअल एज़ पॉसिबल, जितनी नॉर्मल डाइट होती है, जैसी नॉर्मल डाइट होती है बिल्कुल उसके क्लोज वैसी ही डाइट आपको लेनी होती है। कोई एक्स्ट्रा अलग से कोई भी डाइट नहीं होती है कोलेस्टोमी के बाद। जो नॉर्मल लोग खाते हैं वही डाइट आपको लेनी है। बस याद रखें, गैस फॉर्मिंग जो फूड होता है ना, जो गैस बनाती है, उनको अवॉइड करें। बस ये एक क्वेश्चन आता है कि गैस बनाने वाली फॉर्मिंग फूड को अवॉइड किया जाए। बाकी ये क्वेश्चन तो टारगेट टाइप में ही पूछा हुआ है, बाकी नॉर्मल डाइट लीजिएगा। ठीक है, ये हम उसे बताएंगे। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 317, अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद नेजो इंटेस्टिनल ट्यूब, नेजो इंटेस्टिनल ट्यूब डाली गई है। विच सॉल्यूशन शुड द नर्स यूज़ फॉर इंस्टिलिंग द ट्यूब टू इंश्योर इट्स पेटेंसी, उसकी पेटेंसी को बनाए रखने के लिए कौन सा फ्लूइड डालेगी नर्स। तो याद रखिए बच्चे, एनजी ट्यूब हो चाहे नेजो इंटेस्टिनल ट्यूब हो, कोई सी भी ट्यूब हो, अगर आपको इंस्टिलेशन करना है फ्लूइड का या फिर आपको इरिगेशन करना है, दोनों ही कंडीशन में हमने पहले भी पढ़ा है कि हम नॉर्मल सलाइन यूज़ करते हैं, नॉर्मल सलाइन, ताकि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ना हो। और नॉर्मल सलाइन कैसा होता है, आइसोटोनिक होता है। ठीक है, तो आंसर जाएगा कि आइसोटोनिक सलाइन या फिर नॉर्मल सलाइन का हम यूज़ करते हैं जब भी हम नेजो इंटेस्टिनल या एनजी ट्यूब को क्या करते हैं, इरिगेशन करते हैं या फिर उसमें इंस्टिलेशन करते हैं। ठीक है। अच्छा, TURP में हम पढ़ते हैं, TURP के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ग्लिसरॉल। ये क्वेश्चन भी आता है, याद रखिएगा, TURP के लिए ग्लिसरॉल यूज़ किया जाता है और यहाँ पर नॉर्मल सलाइन। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 318, ये कह रहा है आफ्टर हैविंग अ ट्रांसवर्स कोलेस्टोमी की गई है। अ क्लाइंट आस्क व्हाट फिजिकल इफेक्ट द सर्जरी विल हैव ऑन फ्यूचर सेक्सुअल रिलेशनशिप, पेशेंट पूछ रहा है कि क्या वो फ्यूचर में सेक्सुअल रिलेशनशिप मेंटेन कर पाएगा या नहीं। विच इन्फॉर्मेशन शुड द नर्स इंक्लूड इन टीचिंग प्लान, कौन सी चीज़ नर्स पेशेंट को बताएगी। देखो, कोलेस्टोमी का सेक्सुअल रिलेशनशिप में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। आंसर जाएगा यू विल बी एबल टू रिज्यूम यूजुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप, आप सर्जरी के बाद नॉर्मल सेक्सुअल रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। सिर्फ इतना सही था। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 319, अ क्लाइंट हैव ट्रांसवर्स लूप कोलेस्टोमी, एक व्यक्ति के देखिए बच्चे ये होता है, तो यहाँ पर जो बनाया जाता है ट्रांसवर्स कोलन में उसको क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स कोलेस्टोमी। तो बच्चे ये क्या होगी, लेफ्ट साइड, और ये क्या होगी, राइट साइड। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, उसकी ट्रांसवर्स लूप कोलेस्टोमी की गई है। व्हाट शुड द नर्स डू व्हेन इंसर्टिंग कैथेटर फॉर कोलेस्टोमी इरिगेशन, अब वो कोलेस्टोमी इरिगेशन के लिए कैथेटर इंसर्ट करिए, तो उसे क्या करना है, कैथेटर को इंसर्ट करके इस तरफ की तरफ धक्का देना है, क्योंकि जो फीसेस है वो कहाँ पर है बच्चे, यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, जो कोलेस्टोमी इरिगेशन आप कर रहे हो उसके लिए आपको कैथेटर को क्या करना है, डायरेक्ट करना है टुवर्ड द क्लाइंट राइट साइड, क्लाइंट के अंदर डाल के राइट साइड की तरफ उसको डायरेक्ट करना है, क्योंकि फीसेस इस राइट साइड में है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन सिंपल सा है। कोलेस्टोमी इरिगेशन में क्या ध्यान रखना है कि जो आप कैथेटर डाल रहे हो उसको राइट साइड की तरफ आपको क्या करना है, डायरेक्ट करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है 320, ये क्या कह रहा है, ड्यूरिंग अ कोलेस्टोमी इरिगेशन अ क्लाइंट रिपोर्ट फीलिंग ऑफ एब्डोमिनल क्रैम्प। ये कह रहा है कि कोलेस्टोमी इरिगेशन के दौरान एक व्यक्ति को एब्डोमिनल क्रैम्प हो रहे हैं। अब नर्स क्या करेगी, मेरी बात सुनो, एनीमा देते समय जब क्रैम्प आते थे तो हम क्या करते थे, कुछ टाइम के लिए एनीमा बंद कर देते थे और उसके बाद वापस से देते थे, है ना। इसी प्रकार अगर कोलेस्टोमी इरिगेशन करते समय पेशेंट को एब्डोमिनल क्रैम्प्स आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, कुछ समय के लिए क्लैम्प कर देंगे कैथेटर को और उसके बाद वापस से स्टार्ट कर देंगे। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है बार बार, याद रखिएगा। जब भी एब्डोमिनल क्रैम्प आए कुछ समय के लिए कैथेटर को रोक दें
है ना, क्लैम्प कर दें और उसके बाद वापस से स्टार्ट कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 321 काफ़ी बार पूछा जाता है, हाउ मैनी इंचेस शुड द नर्स इंसर्ट अ कैथेटर इनटू द स्टोमा व्हेन परफॉर्मिंग ट्रांसवर्स कोलोस्टोमी इरिगेशन। जब भी ट्रांसवर्स कोलोस्टोमी इरिगेशन किया जा रहा है उस समय पर कितना इंसर्ट किया जाता है कैथेटर को, या फिर डायरेक्टली आपसे टारगेट हाई में पूछ लेगा कि जब भी आप कोलोस्टोमी इरिगेशन करते हो तो उस समय पर जो कैथेटर होता है उसको कितना इंसर्ट करते हो। याद रखना 3 इंचेस या फिर 8 सेंटीमीटर इसका आंसर है बच्चे। कोलोस्टोमी इरिगेशन में 3 इंच हम इंसर्ट करते हैं या फिर 8 सेंटीमीटर हम इंसर्ट करते हैं। क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर, काफ़ी बार दिल्ली के एग्जाम्स में पहले ये क्वेश्चन पूछा जाता था, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। कैथेटर को 3 इंच इंसर्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 322 व्हेन टीचिंग इरिगेशन ऑफ अ कोलोस्टोमी हाउ मैनी इंचेस अबव द स्टोमा शुड द नर्स टीच द क्लाइंट टू प्लेस द कंटेनर। अगर किसी पेशेंट को कोलोस्टोमी इरिगेशन की जा रही है तो कितने इंच ऊपर रखना है स्टोमा को, स्टोमा से कितने ऊपर इंच ऊपर रखना है कोलोस्टोमी बैग को। तो सीधे तौर पर याद रखिएगा इसका आंसर है 12 इंचेस या फिर 30 सेंटीमीटर। याद रखना बच्चे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 इंच ऊपर रखते हैं या फिर 30 सेंटीमीटर ऊपर रखते हैं कोलोस्टोमी बैग स्टोमा से, ठीक है। तो ये 12 इंच ऊपर रखते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम्स में खासकर नॉर्सेट में ये आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 323 ये क्या कह रहा है, अ क्लाइंट इज डायग्नोज्ड विद कैंसर ऑफ रेक्टम। एक व्यक्ति को कैंसर ऑफ रेक्टम है एंड हैज़ अ सर्जरी ऑफ एब्डोमिनो पेरिनियल रिसेक्शन एंड कोलोस्टोमी, और उस व्यक्ति की कोलोस्टोमी की गई है। विच नर्सिंग केयर शुड बी इम्प्लांटेड ड्यूरिंग द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। कोलोस्टोमी के बाद कौन सी नर्सिंग केयर करनी है। याद रखना, मान लीजिए ये स्टोमा है, स्टोमा के आसपास बच्चे क्या होता है, मान लीजिए ये नॉर्मल स्किन है, ठीक है, ये नॉर्मल स्किन है और यहाँ पर स्टोमा है। तो ध्यान रखना यहाँ से जो ड्रेनेज आ रहा है ना बच्चे स्टोमा से, वो यहाँ से निकलेगा, ठीक है, आसपास की स्किन में लगेगा, प्लस यहाँ पर वार्म इन्वायरमेंट है और ये मॉइस्ट है क्योंकि ड्रेनेज आ रहा है उसकी वजह से गीला है, तो वार्म होना, मॉइस्ट होना और प्लस ड्रेनेज का यहाँ पर आना, ये क्या कर सकता है, आसपास की स्किन में यहाँ पर ब्रेक डाउन कर सकता है। क्या कर सकता है, ब्रेक डाउन कर सकता है। तो ध्यान रखना, या इन्फेक्शन हो सकता है इस साइड में, ठीक है, यहाँ पर इन्फेक्शन का रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए बच्चे स्टोमा के आसपास का जो स्किन होती है ना उसको ड्राई रखना, क्लीन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कोलोस्टोमी के बाद नर्स उसको बताएगी कि क्लाइंट को स्टोमा के आसपास का जो एरिया है उसको हमेशा क्या रखना है, क्लीन रखना है, वरना इन्फेक्शन हो सकता है। कीपिंग द क्लाइंट स्किन अराउंड द स्टोमा क्लीन, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 324 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 324 ये क्या कह रहा है, बिफोर डिस्चार्ज अ क्लाइंट हु हैड कोलोस्टोमी फॉर कोलोरेक्टल कैंसर। व्यक्ति का कोलोस्टोमी किया गया है कोलोरेक्टल कैंसर के लिए। क्वेश्चंस द नर्स अबाउट रिज्यूमिंग एक्टिविटी। व्हाट शुड द नर्स टीच द क्लाइंट अबाउट एक्टिविटी। याद रखना, कोलोस्टोमी के मैंने बात बोला था ना आपको, नॉर्मल लाइफ जीनी है, नॉर्मल खाना खाना है, सेक्सुअल रिलेशनशिप भी नॉर्मल रहेंगे, कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो आंसर क्या जाएगा, विद गाइडेंस अ नियर नॉर्मल लाइफ स्टाइल इंक्लूडिंग कंप्लीट सेक्सुअल फंक्शन इज पॉसिबल, ठीक है। गाइडेंस के साथ नॉर्मल लाइफ जी सकते हो और कंप्लीट सेक्सुअल फंक्शन भी क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 325 ये क्या कह रहा है, विच स्टेटमेंट बाई एन ओल्डर एडल्ट मोस्ट स्ट्रांगली सपोर्ट द कंक्लूजन दैट द क्लाइंट इज इम्पैक्टेड विद स्टूल। जिन भी व्यक्तियों को स्टूल इम्पैक्शन होता है, ठीक है, स्टूल बाहर नहीं आता है, वो व्यक्ति आपको क्या कहते हुए नजर आएगा, आई फील लाइक आई हैव टू गो एंड जस्ट कांट। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वॉशरूम जाना है लेकिन मैं जो स्टूल है उसको एक्सपेल आउट नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप समझ जाओगे कि पेशेंट को स्टूल इम्पैक्शन हो रहा है, यानी अर्ज तो आ रही है लेकिन स्टूल एम्प्टी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इजी सा क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें कुछ सोचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 326 ये क्या कह रहा है, व्हाट साइन एंड सिम्टम आइडेंटिफाइड बाय द नर्स सपोर्ट द प्रोबेबल प्रेजेंस ऑफ फीकल इम्पैक्शन टू अ क्लाइंट। किसी व्यक्ति में फीकल इम्पैक्शन हो रखा है, इस चीज़ को आप किन किन लक्षणों से देखोगे। सबसे पहले बात बच्चे, अगर फीकल इम्पैक्शन हो रहा है तो उसको एब्डोमिनल क्रैम्प होगा, उसको फ्लूइड लिक्विड
ठीक है। फीकल जो होगा वो लिक्विड सीपेज होगा और हाइपर एक्टिव बाउल साउंड होगा। तीनों ध्यान रखना, ये तीनों आंसर जाएंगे। एब्डोमिनल क्रैम्प होगा, लिक्विड स्टूल आएगा और हाइपर एक्टिव बाउल साउंड होंगे। समझ जाइए व्यक्ति को फीकल इन्फेक्शन हो रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 327। एन ओल्डर अडल्ट क्लाइंट हु इज अकोमटेड टू टेक एनीमा, लगातार एनीमा ले रहा है पीरियडिकली टू अवॉइड कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करने के लिए लगातार वो एनीमा ले रहा है। एडमिटेड टू लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी इन एडिशन टू मेडिकेशन द हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्राइब बेड रेस्ट एंड रेगुलर डाइट, व्हाट एक्शन शुड बी इम्प्लीमेंटेड टू प्रिवेंट द क्लाइंट फ्रॉम डेवलपिंग कॉन्स्टिपेशन। बार बार मरीज को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, बार बार उसको एनीमा की ज़रूरत पड़ रही है कॉन्स्टिपेशन से निजात पाने के लिए, तो अब उसको कौन सी सलाह देनी चाहिए नर्स ने? तो याद रखें इसका आंसर जाएगा ऑफर अ लार्ज ग्लास ऑफ प्रून जूस विद वाटर ईच मॉर्निंग। ये इसका आंसर जाएगा बच्चे 327 का। प्रून जूस जो होता है वो पेशेंट को दिया जाएगा, वो प्रमोट करता है डेफिकेशन को प्रमोट करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो प्रून जूस होता है वो क्या करता है, इरिटेट करता है बावल की म्यूकोजा को इरिटेट करता है, जिसकी वजह से डेफिकेशन प्रमोट होती है। ठीक है, अब जैसे ही वो इरिटेट करेगा बाउल के म्यूकोजा को, वैसे ही पेरिस्टाल्सिस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और जैसे ही पेरिस्टाल्सिस बढ़ेगी डेफिकेशन व्यक्ति को हो जाएगा। इसीलिए उसको प्रून जूस वार्म वाटर के साथ देने के लिए बोलना है। जिस व्यक्ति को लगातार कॉन्स्टिपेशन हो रहा है और लगातार वो एनीमा ले रहा है, उसके बदले आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 328। अ क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन एंड द नर्स डिस्कस हाउ टू इंक्लूड मोर बल्क इन द डाइट। नर्स कह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बल्क इंक्रीज करो अपने डाइट में। द नर्स कंक्लूड दैट लर्निंग हैज़ अकर्ड व्हेन क्लाइंट स्टेट्स बल्क इन द डाइट प्रमोट डेफिकेशन बाय। अगर डाइट में बल्क आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करोगे तो कैसे वो डेफिकेशन को प्रमोट करेगा? सीधी सी बात है, जितना ज़्यादा बल्क होगा उतना ज़्यादा स्ट्रेच होगी इंटेस्टिनल स्मूथ मसल, जिसकी वजह से उतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा, पेरिस्टाल्सिस बढ़ेगी और डेफिकेशन बढ़ेगा। जितना ज़्यादा बल्क होगा ना उतना ज़्यादा वो स्मूथ मसल को क्या करेगा बच्चे, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, स्ट्रेच करेगा, और जितना ज़्यादा ये स्ट्रेच होगा उतना ज़्यादा ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसकी वजह से डेफिकेशन होगा। याद रखेंगे, बल्क क्या करता है, स्मूथ मसल को क्या करता है, स्ट्रेच करेगा। ठीक है, नेक्स्ट 329। अ क्लाइंट इज शेड्यूल फॉर लाइगेशन ऑफ हेमरॉइड्स। एक व्यक्ति के हेमरॉइड्स का लाइगेशन होना है। विच डाइट शुड द नर्स एक्सपेक्ट टू बी ऑर्डर टू प्रिपरेशन ऑफ द सर्जरी। अगर उसकी सर्जरी होना है तो सर्जरी से पहले हमेशा व्यक्ति को लो रेसिड्यू डाइट दो, क्योंकि लो रेसिड्यू डाइट देने से क्या होता है बच्चे, जो स्टूल फॉर्मेशन होता है वो कम होता है, स्टूल फॉर्मेशन कम होता है। तो ऐसी डाइट दो जो लो रेसिड्यू डाइट हो, जिससे स्टूल कम बनेगा तो सर्जरी में आपको ज़्यादा सहूलियत होगी। ठीक है, छोटे से क्वेश्चन से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 330। अ नर्स इज असेसिंग अ क्लाइंट विद डायग्नोसिस ऑफ हेमरॉइड्स। ठीक है, अ नर्स इज असेसिंग अ क्लाइंट विद डायग्नोसिस ऑफ हेमरॉइड्स। विच फैक्टर द क्लाइंट हिस्ट्री प्रॉब्ली प्लेड अ रोल इन डेवलपमेंट ऑफ क्लाइंट हेमरॉइड्स। क्या हिस्ट्री रही होगी व्यक्ति की जिससे उसको हेमरॉइड्स हुए होंगे? तो दो याद रखना, एक तो होता है बच्चे लगातार क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हेमरॉइड्स को लीड कर सकते हैं, और न्यूमरस प्रेगनेंसीज भी हेमरॉइड्स को लीड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो बात ध्यान रखना, कॉन्स्टिपेशन है, न्यूमरस प्रेगनेंसीज क्या कर सकती है, हेमरॉइड्स को लीड कर सकती है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 331। ये कह रहा है क्लाइंट इज डायग्नोज विद हेमरॉइड्स। क्लाइंट को क्या हो गया, डायग्नोसिस हुआ है हेमरॉइड्स का। व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम द नर्स विल एक्सपर्ट। तो क्या साइन एंड सिम्टम नर्स को दिखेंगे अगर किसी पेशेंट को हेमरॉइड्स है? तो याद रखना बच्चे, एक तो एनल ईचिंग देखने को मिलती है, ब्लड देखने को मिलेगा स्टूल में, रेक्टल प्रेशर देखने को मिलेगा, और डेफिकेशन करते समय पेन देखने को मिलेगा। ये चार लक्षण ऐसे हैं जो उस व्यक्ति में देखने को मिलेंगे जिससे हेमरॉइड्स है। एनल ईचिंग, ब्लड इन स्टूल, रेक्टल प्रेशर, पेन विद डेफिकेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 332। विच इंटरवेंशन शुड अ नर्स एंटिसिपेट विल बी ऑर्डर्ड इनिशियली फॉर अ क्लाइंट विद हेमरॉइडेक्टमी। एक व्यक्ति है जिससे हेमरॉइडेक्टमी हुई है, उसमें किन किन चीज़ों का नर्स ध्यान रखेगी? याद रखना, एक तो मॉइस्ट हीट देते हैं, क्योंकि बच्चे जहाँ पर सर्जरी हुई अगर वहाँ पर हीट दोगे तो वहाँ पर डायलेशन होगा तो वहाँ पर प्रॉपर ब्लड फ्लो होगा, और अगर वहाँ पर ज़्यादा अच्छा ब्लड फ्लो जाएगा तो वो हील भी जल्दी होगा, इसलिए मॉइस्ट हीट देते हैं।
और स्टूल सॉफ्टनर देते हैं जिसको हेमरेक्टमी है, ठीक है। स्टूल सॉफ्टनर इसलिए देंगे ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो मरीज को। कॉन्स्टिपेशन होगा तो और ज़्यादा सूचर्स वगैरह रप्चर कर सकते हैं, क्योंकि स्टेनिंग करेगा वो, है ना, स्टूल पास करते समय स्टेनिंग करेगा जिससे उसे और दिक्कत होगी, ठीक है। तो स्टूल सॉफ्टनर देना है और मॉइस्ट हीट देनी है हेमरेक्टमी के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 333, अ क्लाइंट डायग्नोज विद हेपेटाइटिस बी वायरस। व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी वायरस हुआ है, तो उसकी हिस्ट्री में ऐसा क्या हुआ होगा जिससे उसको हेपेटाइटिस बी वायरस हो सकता है। तो सीधा सा आंसर है बच्चे, उसने टैटू बनाया होगा। अगर कहीं टैटू वगैरह बनाया तो ब्लड वगैरह से इसमें उसको हेपेटाइटिस हो सकता है, ठीक है। इन्फेक्टेड नीडल से हेपेटाइटिस हो सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में सबसे ज़्यादा कौन सा हेपेटाइटिस होता है? हेपेटाइटिस सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 334, अ क्लाइंट हु इज़ रिसीविंग टीपीएन। टीपीएन मरीज को दिया जा रहा है, उसको अचानक से नोजिया, थर्स्ट, हेडेक होने लग जाता है। व्हाट क्लिनिकल फैक्टर शुड द नर्स इनिशियली मॉनिटर? इनिशियली क्या देखेगी नर्स टू असेस द क्लाइंट स्टेटस, ठीक है। तो एक बात याद रखना, जिस भी व्यक्ति को टीपीएन चल रहा होता है उस व्यक्ति में, मैंने आपको पहले भी बताया है, ब्लड ग्लूकोज का लेवल आप चेक करते हो हाइपरग्लाइसीमिया के लिए, क्योंकि ये सारे लक्षण हाइपरग्लाइसीमिया के हो सकते हैं। इसलिए याद रखना, हाइपरग्लाइसीमिया के लक्षणों के लिए मरीज को हमेशा देखना होता है। इसीलिए जिस व्यक्ति को टीपीएन चलती है उसका ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर करना नर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नॉर्सेट में भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 335 छोड़ दीजिए, लो रेसिड्यू डाइट के बारे में आपसे पूछ रहा है। वैसे क्रीम्ड पोटैटोज होता है पर ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। लो रेसिड्यू डाइट तो ये छोड़ दीजिए। 336 में आ जाइए, जो कि जीआई का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। इसके बाद हमारी एंडोक्राइन स्टार्ट होगी। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 336, अ क्लाइंट है सीवियर डायरिया। व्यक्ति को बहुत ज़्यादा डायरिया लग रखा है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्राइब इंट्रावेनस फ्लूइड सोडियम बाइकार्बोनेट एंटी डायरियल मेडिकेशन, और उसको एंटी डायरियल मेडिकेशन के लिए हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने बोला है। तो यहाँ से आपने टारगेट हाई में भी कई बार ये क्वेश्चन सुना होगा कि एंटी डायरियल मेडिकेशन कौन सी है, इसमें से लोपेरामाइड। कौन सी है? लोपेरामाइड। तो याद रखना, ये डायरेक्टली काफ़ी बार टारगेट हाई में ही पूछी गई है। लोपेरामाइड क्या होती है? एक एंटी डायरियल मेडिकेशन, एंटी डायरियल मेडिकेशन, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पर आपकी जीआई ख़त्म होती है, जीआई फिनिश होती है, और अब नेक्स्ट सीरीज़ से हम एंडोक्राइन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 336 तक कर चुके हैं। थैंक यू।